नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। मार्केट की बातचीत होगी और धुआंधार तेज़ी, ज़बरदस्त रैली। मिड वीक में कुछ नॉइसेस आपको सुनाई पड़ती हैं, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो कुछ भी पिछले हफ्ते हुआ, बीते हफ्ते में हुआ, वो कमाल था। चाहे इंडिया इंक की बैलेंस शीट देखिए आप, चाहे मार्केट की बैलेंस शीट देखिए आप, सुपर सॉलिड ब्लॉकबस्टर तेज़ी है। 4-5 विषय है जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में भी होंगे। लेकिन एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं आपको। ये मुझे लगता है कि आपको आज एक नए तरीके से सोचने पे मजबूर करेंगे कि अब तक जो आपने सोचा, सीखा, समझा या सुना था, वो मिथ्स टूटते हुए दिखेंगे आपको। पहला टॉपिक आज हमारा होगा कि ये जो सुपर सॉलिड रैली है, लाइफ हाई पे हमारे मार्केट खड़े हुए हैं, ये धोखा नहीं है। इसके पीछे शानदार नंबर्स हैं। वो जीडीपी का नंबर है। 8.4% क्वार्टरली जीडीपी आया थर्ड क्वार्टर में, और इससे पहले के 2 क्वार्टर में भी 8% से ऊपर। और अब फोर्थ क्वार्टर को भी आप जोड़ लीजिए, मेरा अनुमान है कि रिवीजन के साथ इस साल को आप 8% प्लस में कंक्लूड करेंगे। तो ये दमदार रैली जो आप मार्केट में देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चरल है, हवा हवाई नहीं है। पहला इस पर बातचीत करेंगे कि वाकई इसमें कितना दम है, और जीडीपी पे भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं कह रहा था कि आज आपके सोचने के नज़रिए को बदलने की कोशिश हो सकती है, मेरी कोशिश नहीं है, दुनिया के टॉप फंड्स की कोशिश है कि शेयर खरीद कर भूल जाने, सो जाने के दिन लद गए हैं। अब आपको जागते रहना पड़ेगा, तभी अच्छा पैसा बनेगा, तभी वेल्थ बनेगी। अब वो दिन चले गए, आज शेयर ले लो, अब 10 साल भूल जाओ, अब देखना मत इधर। ये गलती अब आप नहीं कर सकते, वरना आपको रिटर्न नहीं बनेगा। तीसरा टॉपिक हमारा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत नॉइसेज हैं। क्या एक चिंता का सबब है? सेबी की तरफ से भी सूत्रों की खबर से हम लोगों ने चलाई, वीकेंड दौरान डिस्कशन किया कि उनको भी ये बड़ी कंसर्न लग रही है कि मान लो अचानक से बिकवाली आ गई तो पैसा आएगा कहाँ से, कैसे बेचेंगे। ये कितना चैलेंजिंग और कितना सीरियस कंसर्न है, इस पर बातचीत होगी। और चौथा, जैसा हमने कहा कि भारत पे शक मत करिए। 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से मुझे लगा इसको टच अपॉन ज़रूर करना चाहिए। एक तो आपने देखा होगा कि मिड वीक खबर आई थी कि वर्लपूल के मालिकों ने अपना कुछ हिस्सा बेचा और ये कहा कि मुझे तो बहुत महंगा लग रहा था, इसलिए हमने आर्बिट्राज कर लिया एसेट के साथ। दूसरा, एक शो के डिस्कशन के दौरान एक जर्नलिस्ट ने एक इकोनॉमिस्ट से पूछा, जो इकोनॉमिस्ट इंडियन बॉर्न है, कि मुझे तो लगता है इंडिया में बहुत बबल जैसा है, इतना ज़्यादा ऑप्शंस हो रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, यूएस मार्केट से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे है, तो मुझे लगता है बबल है। इसको भी डिस्कस करेंगे, सब करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, आपका मैं उनसे परिचय करा दूँ। सबसे पहले मेहमान हमारे सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी, सीआईओ, सीईओ, सब कुछ हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप के तो किंग हैं। कई बार हम देखा कितना 100 गुना, कितने गुना तक रिटर्न बना चुके हैं। अभय अग्रवाल सर हैं, मिड वीक में ही धमाके करते रहते हैं मिड कैप में, और क्या क्या चलती रहती है। वर्लपूल वाली भी चर्चा होगी आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरे हमारे मेहमान हैं अभिषेक अग्रवाल, रॉकस्टार कैपिटल के हैं, और बड़े तीखे कमेंट होते हैं इनके मार्केट पे, एकदम दुनिया से अलग। तो इसलिए हमने आज तीखे टाइप के टॉपिक भी लिए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो ये जो सुपर सॉलिड रैली है जी, जिस पर लोग बहुत डाउट कर रहे थे कि अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, अब तो गिरना चाहिए, बिकना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कई लोग कोशिश कर रहे थे नैरेटिव्स बनाने की, रिपोर्ट्स 2-3 बार निकाली, लेकिन हुआ नहीं कुछ। क्या दम है इसमें? देखिए, मार्केट सर्वे सर्वा है, अब हम किंग है, वो जो एक कलेक्टिव विजडम है वो रिफ्लेक्ट करती है मार्केट की रैली में, चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए। तो किसी एक इंडिविजुअल को ये कहना कि मुझे मालूम है कि वो क्या करेगा मार्केट, वो मुझे लगता है बहुत एरोगेंट स्टेटमेंट हो जाता है। क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे हैं, वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हुई पर इन्वेस्टेड रहे हैं, उनको फ़ायदा हुआ है हमेशा। आपका सेकंड टॉपिक है कि लेके भूल जाए, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पर मैं कहूँ ब्रॉडली जो मार्केट में अपना एलोकेशन जिन्होंने बना के रखा है, उन्होंने हमेशा फ़ायदा ही उठाया है। और ये सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो अभी करंट रैली है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अपना पर्सनल व्यू क्या बता रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट फॉलो करते हैं अर्निंग्स को, और जो जीडीपी का कल डेटा आया वो फ्रैंकली
सबके लिए शॉकिंग था। मतलब मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था। जितने ऑप्टिमिस्टिक भी थे वो भी 7 साढ़े 7 के आसपास कैप हो गए थे मैक्सिमम। मैक्सिमम। आप तो जानते हैं, आप तो देख रहे थे क्लोजली, वो डेटा देख रहे थे। तो 8.4 का जो डेटा, अब उसमें भी लोग लगे हैं थोड़ा मीन मेक लिखाने में जीवीए कि निकालते हाँ हैं, जीवीए निकालें, ये कैसा हो गया। सरकार ने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया, उसकी फर्टिलाइजर सब्सिडी की वजह से हुआ है। पर फिर भी जिसको अब एक बेरिशनेस रखनी है वो नहीं मानेगा। पर जो कहे कि देखिए आप कि पूरी मार्केट कैप ही हमारे देश की 4.5 ट्रिलियन है, और यूएस में 2 कंपनीज हैं जिनकी 3-3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो क्या पूरा देश हमारा सिर्फ इन कंपनीज के बराबर है? मुझे नहीं लगता। तो जो रैली है मुझे लगता है वही रिफ्लेक्ट कर रही है लोगों का ऑप्टिमिज्म कि आगे देखें, ये पीछे नहीं देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। 8.4 आपने किया, बीट किया उस, और आपका इंटरेस्ट रेट्स अंडर कंट्रोल है, बैलेंस शीट्स एब्सोल्युटली क्लीन है, रुपी में कोई प्रेशर नहीं है। सालों से ऐसा नहीं देखोगे कि रुपी में कोई डिप्रिसिएशन नहीं, कोई देख भी नहीं रहा। ऑयल प्राइसेस अंडर कंट्रोल है, आपके मैक्रो जितने दुनिया में हो सकते थे बेस्ट मैक्रोज है अभी इंडिया के इस समय। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप क्यों एक बेयरिशनेस बनाएंगे मार्केट्स में लेके, या आप क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या निकल के बैठ जाएंगे? मेरे को लगता है एक तो लेसन है इन्वेस्टर्स के लिए कि अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें। कोई ढूंढ रहा है कोई कमियां, उसके चक्कर में ना जाएं। मतलब कॉन्फिडेंस रखें, भारत पे कॉन्फिडेंस रखें, कंपनीज पे कॉन्फिडेंस रखें और इन्वेस्टेड रहें। अब डेली ये तो ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। देखिए ट्रेडर्स जो है ना, ये भी एक बड़ा फर्क लोगों को समझना चाहिए कि जब अगर आप डे ट्रेडर हैं, आपके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों की कमेंट्री या किसी कमेंट्री से, ठीक है, मार्केट का नेचर के ऊपर नीचे होगा वो आप करिए। लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बेच देंगे डर के मारे कि यार अब तो मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। आप सोचिए इस हफ्ते की शुरुआत में किस तरीके का माहौल था और अंत होते होते किस तरह का माहौल बना है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में आप शॉर्ट नहीं हो सकते हैं, और आप खासतौर पर इस समय पिछले 2-3 सालों में अगर आप शॉर्ट हैं तो आपने पक्का अपना भयानक नुकसान किया होगा। और वो चाहे पीएसयू के जरिए रहा हो या प्राइवेट जरिए हो, कैपेक्स के जरिए। अब तरह तरह की स्टोरी देखिए। अभी 2-3 दिन पहले कैपेक्स की किसी कंपनी ने कहा कि इनकी फैक्ट्री शुरू हुई, स्टॉक 7-8% ऊपर। जी बिल्कुल। जनरली ऐसी खबरों में स्टॉक रिएक्ट नहीं करते हैं। या कई बार तो कम हो जाएगा, लोग कहते हैं कि आरओआई गिरेगा, अब ये गिरेगा करेगा तो आरओसी गिरेगा, तो इसमें नहीं। पर अब एक पॉजिटिव मोमेंटम है कि आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, और वो नंबर्स में दिख रहा है जीडीपी। बिल्कुल। सुनील सर, ये जो 2 चीज़ें हमने कहा एक साथ जोड़ दें, मार्केट की सॉलिड रैली, लाइफ हाई पे हम खड़े हो गए, और जीडीपी का नंबर बैक्ड कर रहा है वो कि देखो साहब ये जो हो रहा है उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। मैन्युफैक्चरिंग का नंबर बहुत ही अच्छा आया, मतलब 10.5% किसी को उम्मीद नहीं थी शायद कि माइनस से 10.5% वाई आ जाएगा। शायद ये इसलिए हो रहा है कि हमारी इकॉनमी फॉर्मुलाइजेशन में जा रही पिछले 2-3 सालों से। तो ये डिस्टॉर्टेड नंबर कई बार आपको देखेंगे किसी एक सेक्टर में अचानक से बहुत भयानक तेज आएगी। 4% से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ है, कंसिस्टेंट बनी हुई है। तो सीमेंट, बिजली, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन अगर ये चल रहे हैं तो इकोनॉमी फिर दौड़ रही है, काम हो रहा है। काम हो रहा है। टू व्हीलर देखिए आप, जो लेटेस्ट नंबर आ रहे हैं टू व्हीलर के वो भी देखिए। सुनील सर, दमदार रैली है या आपको भी शक है? नहीं, शक तो बिल्कुल नहीं है। क्या है कि फ्लोज मैं कहूंगा कि ट्रैक करने की जरूरत है। ओके, तो क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक पी रेशियो माने अर्निंग्स ईपीएस ग्रोथ को ट्रैक करते हैं, सेकंड उसके बेसिस पे वैल्यूएशंस को ट्रैक करते हैं और कह रहे हैं कि इंडिया का आज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव लॉन्ग टर्म एवरेज चल रहा है। बट ये क्या भूल रहे हैं कि प्रीवियस टाइम आप देखें कि जब भी मार्केट एक वैल्यूएशन पीक रीच हुई थी ना, उस पीक के जर्नी में जैसे ही बढ़ती थी कोई गिरावट नहीं आई। गिरावट आई क्योंकि कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन टोटली आके उस सिनेरियो को फ्लोस के आने के जो फ्लो थे उसको बंद करने का कुछ एक डिसीजन या एक इंटरनेशनल एक्शन हुआ था उसके कारण। तो अगर फ्लोस आप ट्रैक करेंगे तो सबसे बड़ी चीज आप जो दिखती है ना, फॉरेन के फ्लोस और डोमेस्टिक के फ्लोस दोनों में देखिए तो 2 चीज एक फंडामेंटली जो चेंज हो चुकी है। पहली चीज है कि फॉरेन फ्लोस को आप ब्रॉडली 2 तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, इनकी एलोकेशन। दूसरा होता है जो हेज फंड, जो टैक्टिकल बेसिस पे करेंसी की मूवमेंट, इंडिया की रिस्क की मूवमेंट, तेल की दाम के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर वो वैल्यूएशन कम शॉर्ट टर्म आउटलुक पे अपना कैपिटल को रोटेट करते हैं अमंग वेरियस इकोनॉमीज, राइट।
अब फॉरेन के ऊपर देखें तो क्या हुआ कि नवंबर के पहले आपने देखा नवंबर में आउटफ्लोज थे, दिसंबर में 66,000 करोड़ पैसा जो आया एफआईएस का नेट, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म था क्योंकि दिसंबर 3 की जो इलेक्शन की रिजल्ट ने एक कॉन्फिडेंस दिया कि गवर्नमेंट की वापसी और पॉलिसी कंटिन्यूटी, उसमें 70,000 करोड़ अंदर आए। फिर जनवरी में जो एक नेगेटिव आया था वो था क्योंकि वो स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक के लेकर और सेबी का जो एक नियम के बारे में थोड़ी चर्चा हुई कि यूपीआई बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो उसके कारण आपको गिराना पड़ेगा, कुछ ऐसी एक झटका आ गई थी, इसलिए आउटफ्लोज हुआ। मगर हेज फंड्स के लिए क्लियर क्या था कि तेल का दाम सबसे इंपॉर्टेंट है और तेल का दाम में एक स्टेबिलिटी जो दिखा है और आने वाले दिन के लिए दिख रहा है, उसके कारण हेज फंड्स का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। डर ये था मार्केट में कि चाइना मार्केट में इतना गिरावट के बाद क्या हेज फंड्स की फ्लोस इंडियन मार्केट से वैल्यूएशन के तौर पर चाइनीज मार्केट के ऊपर डाइवर्ट हो सकती है। और जो जनवरी में आउटफ्लो हुआ, बहुत लोग इसका कारण इसके साथ जोड़ रहे थे। मगर ये जो जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं, उससे क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है, जो डिसाइसिवली अब इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहा है, वो मिक्स अगर आप देखें तो सॉवरेन वेल्थ फंड्स आज भी देखें तो ओनली अबाउट 24% ऑफ द टोटल एफआईआई बुक इज लॉन्ग टर्म मनी इंडिया में, 75% इज एक्टिव म्यूचुअल फंड और हेज फंड। तो इस मैं ये शेयर में बढ़ते हुए देख रहा हूं, दैट इज ये जीडीपी के आंकड़े और प्लेजेंट सरप्राइज, मगर दैट हैज मेड मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल को अंदर आने के लिए रास्ता खुल गया। तो दैट इज वन विच इज फ्यूलिंग दिस रैली। और जब तक ये आंकड़े, और मान लीजिए कि इलेक्शन के माहौल में बजट के पहले ये डर था कि ये गवर्नमेंट कंजम्पशन की ओर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर अपना ध्यान को शिफ्ट करेगी, तो क्या कैपेक्स के मोमेंटम में स्लो डाउन आएगी। और दूसरी बात थी कि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स बढ़ नहीं रहा था, खाली अनाउंसमेंट के स्टेज में था। बट बजट में क्लैरिटी आ गई कि गवर्नमेंट की सोच कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जारी है, मजबूत है, कोई रिस्क नहीं। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट पे भी उन्होंने ग्लाइड पाथ को रीअफर्म किया, इनफैक्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्लाइड पाथ को भी अनाउंस किया। तो फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव भी इंडिया कंट्रोल में आ गई और लॉन्ग टर्म, और ये आंकड़े बताए कि गवर्नमेंट खाली बात नहीं कर रही थी कि हम कैपेक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक्चुअल जीडीपी के आंकड़े आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो रीइंफोर्समेंट की गवर्नमेंट ड्रिवन एक ग्रोथ थ्रू रिफॉर्म्स एंड कैपेक्स जारी रहेगी, ये एक बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट है सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड। और मेरे ख्याल में इन्हीं के पैसे ने आकर मार्केट को इस हाई पे पहुंचाया। अब इसमें साथ प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक फ्लोज की क्या बात है। अब डोमेस्टिक फ्लोज में क्या है कि आप देखें तो डोमेस्टिक फ्लोज लार्जली एसआईपी बुक के जरिए, अगर एसआईपी बुक को निकालेंगे तो नेट फ्लोज नेगेटिव है। तो ये एसआईपी बुक कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं बैंक डिपॉजिट से शिफ्ट होकर अब पैसा इक्विटी मार्केट पर आने लगा है। ये एक डिसाइसिव थॉट प्रोसेस की शिफ्ट है इन द रिटेल पब्लिक। तो एसआईपी का जो फ्लोज है, मैं मानता हूं कि इस साल के अंदर आपको 25,000 और उसके बाद 30,000 भी एसआईपी बुक पार कर सकती है। इसमें खास चीज क्या है कि सेबी ने अनाउंस किया एक स्मॉल एंड मिड कैप, वो बाद में चर्चा करेंगे, आपने बताया। मगर इसमें खास चीज आप समझिए कि 30% ऑफ द एसआईपी बुक इज टुडे मिड एंड स्मॉल कैप। तो 19,000 करोड़ में 6,500 करोड़ रफली ओनली मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा आ रहा है मार्केट में। इसके अलावा और एक 30% मल्टी कैप में है, जिसमें आधा भी आप समझिए कि मिड एंड स्मॉल कैप में आ सकता है। तो ऑलमोस्ट हाफ द एसआईपी बुक एक स्मॉल कैप और मिड कैप यानी ब्रॉडर मार्केट को खरीदने लायक पैसा आ रहा है। अभी सेबी ने नियम बाद में बात करेंगे, मगर ये फ्लो जारी रहने के कारण ब्रॉड बेस्ड रैली, नॉट जस्ट लार्ज कैप बट लार्ज मिड और स्मॉल में आप सस्टेन देख सकते हैं, बिकॉज ये एसआईपी बुक मंथ ऑन मंथ आने वाला है, नॉट लाइक लमसम एक महीने आ गया अगले महीने नहीं आया। तो ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपिटल समझिए। तो मैं कह रहा हूं कि बाहर, इंडिया से बाहर से भी ग्रोथ ओरिएंटेड पैसा आ रहा है, इन डोमेस्टिक में भी ग्रोथ ओरिएंटेड पैसा जो लंबी अवधि तक मार्केट में रह सकता है, टिक के रह सकता है। तो ये अब वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान दे तो हमें कंपेयर करना चाहिए नॉट विद द एवरेज बट विद द प्रीवियस हाई ऑफ वैल्यूएशन। अभिषेक, ये जो आप देखिए मार्केट लाइफ हाई पे जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1.5 लाख करोड़ से ऊपर, अभी इस महीने का भी सेकंड हाईएस्ट आया है। मैन्युफैक्चरिंग 10% से ऊपर है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट 6 ईयर्स लो पे चल रहा है।
इन्फ्लेशन कंटेन्ड है, ब्याज दरें स्टेबल हैं, क्रूड स्टेबल है, तो ये मार्केट की तेज़ी इसलिए है या सिर्फ फ्रेंजी है मार्केट में? दूसरा, जीडीपी भी जोड़ देता हूँ इसमें। इतना बड़ा नंबर आया तो लोगों ने कहा कि साहब इसमें टैक्स वाला पोर्शन बहुत बड़ा शामिल है। इनकम टैक्स 32% की ग्रोथ, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी 27% की ग्रोथ है। तो अगर कमाई नहीं तो मैं इनकम टैक्स कहाँ से दे रहा हूँ? हो रही ना कमाई, और कमाई तभी होगी जब मैं कुछ काम धंधा कर रहा हूँ। तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि ये रैली सिर्फ एक ऐसी एक फ्रेंजी है? सो नीरज जी, मुझे नहीं लग रहा है कि रैली को फ्रेंजी के टर्मिनोलॉजी से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया जो आज के डेट में जहाँ है, एक परफेक्ट प्लेबुक है। हम जितने भी फैक्टर्स अभी, जैसे अभी ने कहा, जैसे सुनील ने कहा, ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको टिपिकली इस कॉम्बिनेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप कई बार देखोगे कि जीडीपी बहुत ज़्यादा आगे चली गई मगर गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट की कोई डिसिप्लिन नहीं होती है, तो वहाँ पे आंकड़े कुछ अलग दिखने लग जाते हैं। कई जगहों पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होता है, या फिर हम बात कर रहे थे रुपी डॉलर की रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ भी वहाँ पे सरप्राइज़ नहीं आया है इतने समय से। नाउ इफ़ यू लुक एट टुडे, ऑल द बैलेंसेस एंड चेक जो हमने डिस्कस किया है, सारे के सारे एकदम परफेक्ट चल रही है। तो एक साइज ऑफ दिस इकोनॉमी जहाँ बात कर रहे हैं इंडिया, वहाँ पे ये एक सस्टेनेबल चीज़ें दिख रही है, क्योंकि 3 क्वार्टर से आप 8% से ऊपर जीडीपी जो है आपकी ग्रोथ नंबर आ रही है। एंड कभी भी इंडिया की कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं था कि क्या हमारे देश 8 से 10% जा सकती है। हिस्टोरिकली जा नहीं पा रहे थे बिकॉज देयर वाज ऑलवेज सम काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट मैनेजमेंट। एंड पोस्ट द 2014 एरा अगर हम देखेंगे तो कभी भी किसी भी सत्र में कोई भी नेगेटिव सरप्राइज पर से हमारी एफएम ने कभी भी नहीं दिया है कि कहीं पे हमने कुछ जो पॉलिसीज बदल दी फॉर दी सूटेबल टू द मैंडेट की उनको इलेक्शन के हिसाब से करना है। सो आई थिंक सो एक डिसिप्लिन अप्रोच चली है, और वो रिफ्लेक्ट हम देख रहे हैं कंपनीज के अंदर में, जहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज अगर कुछ चीज़ अच्छी हो रही होगी तो कहीं ना कहीं कैप्चर होनी है। जीडीपी एक ब्रॉड इंडिकेटर नंबर है, इन्फ्लेशन एक ब्रॉड इंडिकेटर नंबर है, बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो एक्चुअल है। वहाँ पे हम एक्चुअल में देख रहे हैं कि वहाँ पे दे आर ग्रोथ इज फिनोमिनल। ईयर ऑन ईयर पे भी मैंने इतनी सारी मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की देखी है। आप मतलब मुझे तो ध्यान में नहीं है कि कब मैंने इस तरह की कॉम्बिनेशन देखी है जहाँ टॉप लाइन शायद 15% ऊपर है मगर बॉटम लाइन 40% ऊपर है, राइट। सो बेसिकली हो ये रहा होता है पहले कि आपके टॉप लाइन की ग्रोथ ज़्यादा दिखती है, फिर आपकी एबिटडा थोड़ी कम दिखती है और फिर पैट और कम हो जाता है। अगर हम इन दिनों के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, बिल्कुल रिवर्स चल रहा है, बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास आपके जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो अभी कम हुई है इतने सालों के ग्लोबली जिसका इम्पैक्ट है, उसमें हमारे जो देश है वो हमारी जो कंपनियां यहाँ पे वो बहुत बड़े बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो गई। तो मार्जिन में भी आपको जो है वो ग्रोथ आ रही है। देयरफॉर जब हम फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि मार्केट आज फैक्टर नहीं कर रहा है, मार्केट हमेशा आगे को फैक्टर करके काम करता है, और उस फैक्टर के तहत ही हमें देखने को मिल रहा है कि ये तेज़ी बरकरार इसलिए हो रही है बिकॉज पीपल आर थिंकिंग और पीपल लाइक अस आर ऑल्सो थिंकिंग कि शायद 8.4 भी क्रॉस कर जाएगा, और इंडिया अपने पुराने एक वन टाइम जब एक बार 9% भी हमने देखा था, शायद वो बहुत जल्दी आने वाला है। एंड शायद ये इलेक्शन का जो फियर है कि क्या हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में कहीं पे भी कोई डाउट है कि क्या होने वाला है। एंड प्रीटी मच एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की हम बार बार बात करते हैं और दिख भी रहा है, उसी के साथ ही मार्केट जा रहा है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, डर हमेशा बना रहता है, हमेशा डर लगता है कि भाई मार्केट की तेज़ी जो है वो कहाँ तक चली गई, फंडामेंटल से आगे है कि फंडामेंटल के साथ है, और उसे गेज करना आई वुड से इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसलिए जो लॉन्ग टर्म मनी की बात कर रहे थे अभी सुनील की, भाई आप बाहर के पैसे को आप देख रहे हो, इंडिया के डोमेस्टिक फंड्स को देख रहे हो, एसआईपी जैसे स्टडी फंड्स है, तो स्टडी फंड्स के अंदर में क्या होता है, वॉलेटिलिटी आप किल कर देते हो और लार्जली आपका एक बाय मैंडेट हो जाता है। उस मैंडेट की वजह से मार्केट के अंदर में क्योंकि कोई सैलरी नया नहीं आ रहा है और आपके पास फंडामेंटल सारे रीजन सपोर्ट कर रहे हैं कि वाई यू शुड बी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, दैट्स वेयर द थिंग्स आर। बट हैविंग सेड दैट, कुछ कुछ जगहों पे चीजें थोड़ी आगे जा चुकी है, मगर वी ऑल्सो वुड गो रॉन्ग अगेन एंड अगेन कि हमने शायद कॉल लिया होगा कि ये करेक्शन आना है, बट करेक्शन नहीं रहा। देखिए कोई मार्केट में ऐसा नहीं होगा जिसको ये डर न लग रहा हो, और जिसने एक आध बार तो ये बोल ही दिया होगा कि अब मुझे लगता है कि बहुत हो गया, अब तो बेच ही देना चाहिए, और 2-3 दिन के बाद वो गलत पड़ता है। इसमें कोई पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट का नेचर यही है। मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंट जो भी अभिषेक कह रहे हैं ना कि फंडामेंटल से आगे प्राइस निकल गया है।
सर ये दौड़ इसलिए चल रही है क्योंकि फंडामेंटल रुका नहीं है। रुका नहीं है, बिल्कुल। पहले क्या होता था कि फंडामेंटल रुक गया, प्राइस Absolutely, चला गया बहुत दूर absolutely. तक, तो कोलैप्स हो गया। Absolutely. अभी प्राइस मान लीजिए रुक गया तो फंडामेंटल आगे बढ़ गया तो फिर प्राइस चेस करता है। ये चल रहा है इसमें, Yes. कहीं कोई एब्सोल्युटली यस। मैंने एक फंड मैनेजर से बात की, अभी तो हमारे सामने एक फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, उस फंड मैनेजर ने मुझे ये बताया कि सर स्मॉल कैप सस्ते हैं अभी भी, वो फेयर वैल्यूएशन पे है क्योंकि उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, मिड कैप थोड़े उनको भी महंगे लग रहे थे। तो अभी ये वाला टॉपिक ले लेते हैं पहले क्योंकि ये एकदम कनेक्टेड है, और सुनील जी से पूछते हैं। सुनील जी क्या चिंता है भाई, आप लोग बहुत मेरा मुलाकात भी करके आए हैं, प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या दिक्कत असली समझ में आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कंसर्न बन रहा है? कौन सा कंसर्न की बात कर रहे हैं मिड आप? कैप स्मॉल कैप में क्या चिंता है? किसकी? आप सेबी के बारे हाँ, में हाँ, सोच, क्योंकि मार्केट में कोई चिंता नहीं दिख रही है। हाँ हाँ सेबी के मन में चिंता ये है कि एक्चुअली रिटेल फोलियोज जो है स्मॉल कैप के, वो लार्ज कैप और मिड कैप को एक्सीड कर चुके हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशक ज्यादा अलोकेशन स्मॉल कैप में कर रहे हैं, नंबर 1। तो नंबर 2, उनका ये मानना है कि क्या उनको पता है कि स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल है, और जो पास्ट परफॉर्मेंस पिछले साल का था उसको देखकर अगर आ रहे हैं तो क्या आपके पास वो एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि कुछ दिन के लिए अगर करेक्शन आए तो आप डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे, कोई सुसाइड कर लेगा, ऐसा एक माहौल को प्रिवेंट करने की वो सोच रही है। मगर उनकी सोच क्या है कि फंड मैनेजर को बता रही है कि आप सावधान रहिए, आपको लग रहा है कि आपको आप इन्वेस्टर के पैसे को डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे तो आप ब्लॉक डालिए उसमें, आप अपने पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी रखिए ताकि कोई रिडेम्पशन का प्रेशर आए तो ऐसा न स्थिति हो कि आप बेच ना पाए क्योंकि स्मॉल कैप को डाउन सर्क्यूट में लग गया और कोई बायर भी नहीं है। ऐसी हालत में इन्वेस्टर को मत छोड़िए, आप इन्वेस्टर का ध्यान रखिए करके उन्होंने एम्फी के जरिए म्यूचुअल फंड को ये एक ऐलान दिया कि आप अपने पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी रखिए, अगर कोई प्रोएक्टिव एक्शन लेना है तो आप लीजिए करके उन्होंने ये दिया। और म्यूचुअल फंड में आप देखें, बहुत से स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में जो 65% मिनिमम मिड कैप और स्मॉल कैप में रखने की जो नियम है, उसके अलावा जो 35 है उन्होंने उसको एक बेटर लिक्विडिटी वाले लार्ज कैप या स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप में ही शामिल किया है, और सभी के साथ एटलीस्ट 4 to 5% कैश तो रख रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 35% में आप समझिए कि 65 के बदल में वो 70 भी रखते हैं अपना कोर स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो 30% बाकी जो है वो कैश प्लस लिक्विड स्टॉक्स में है। तो इंडस्ट्री में फंड मैनेजर्स ऑलरेडी सावधान रख के एडिक्वेट लिक्विडिटी रख रहे हैं कि ऐसी कोई मोहब्बत आए कि रिडेम्पशन आए तो मीट कर सकते हैं। तो ये फंड मैनेजर के साथ सेबी का एक एडवाइस था कि आप ध्यान रखिए, और अगर आपको फील हो रहा है कि आपके फ्लोज आते रहे मगर आप डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं तो आप एक गेट डाल दीजिए, बस वही था सेबी का कि फंड मैनेजर्स शुड बी केयरफुल अबाउट मैनेजिंग रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा। और मेरे ख्याल में इंडस्ट्री का पूरे आंकड़े अभी तो पब्लिश हो चुके हैं, आपने देखा सभी फंड हाउसेस की स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स की क्या स्थिति है, कितना मिड कैप कितना लार्ज कैप, आप देख रहे हैं तो बाय एंड लार्ज सभी लोग एडिक्वेट लिक्विडिटी रख रहे हैं, इसलिए कोई की जरूरत नहीं है, और इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि ऐसी मोहब्बत नहीं आएगी कि उनको रिडेम्पशन डाला और पैसा नहीं मिला। ओके, अब बात है कि क्या करेक्शन, ये सेबी के जो अनाउंसमेंट आई थी और मीडिया को आ गई थी तो इमीडिएटली देयर वाज अ करेक्शन इन स्मॉल कैप और मिड कैप, मगर एक ही दिन में वो कवर हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, आउट ऑफ द 19,000 करोड़ ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदने लायक पैसा हर महीने फंड मैनेजर को मिल रहा है। हर महीने में एंड ऑफ द मंथ में नहीं, 5 डेज होते हैं SIP के डेज, तो उसमें पैसा आ रहा है। तो जो भी करेक्शन आया, किसी को भी एक स्टॉक को तो रिसर्च किया, उसकी फ्यूचर पे भरोसा है, करेक्शन आ गया तो पैसा भी है खरीदने के लिए, इसलिए वो एक बाइंग सपोर्ट भी ऑटोमेटिकली मंथ ऑन मंथ आ रहा है फंड मैनेजर के पास। ये बिगेस्ट चेंज जो हुआ है कि स्मॉल एंड मिड कैप में SIP के जरिए इस साल में अप्रैल टू नाउ इंक्रीज इन द SIP बुक में 50% मिड एंड स्मॉल कैप का है, 50%। तो सुनील सर, आप दो बातें कह रहे हैं।
एक तो बहुत अच्छी बात है कि रेगुलेटर बहुत सजग है और उसने फंड मैनेजर को ये एडवाइस किया कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये तो परफेक्ट, बहुत अच्छी बात की है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि चूंकि पैसा इतना आ रहा है तो फंड मैनेजर खरीदेगा ही। अब दूसरे वाला का जवाब दीजिए, फंड वाले छोड़ दीजिए, रेगुलेटर ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। आप लोगों को डर लगता है क्या बाजार में कि मिड कैप स्मॉल कैप में डर है अभी? नहीं, आम आदमी के लिए जरूर डर है, क्योंकि कौन से स्टॉक में कितना पैसा कितना और ऊपर जा सकता है वो स्टॉक, ये जानने के लिए उनको खाली फिन इन्फ्लुएंसर्स और बाय टुडे सेल टुमारो वो वाला एडवाइस ही मिलता है उनको। फंडामेंटल्स की कुछ जानकारी ना, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है उस सेक्टर में उनकी जानकारी कुछ नहीं है। टिप्स के ऊपर खरीदते हैं, बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के ऊपर कुछ करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली हाई रिस्क है। मैं डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर को स्मॉल एंड मिड कैप से दूर रहने की सलाह जरूर दूंगा इस मुहूर्त में। अभी उनको करना है स्मॉल एंड मिड कैप तो एसआईपी के जरिए ही, म्यूचुअल फंड के जरिए ही करें। तो फिर आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, आपको भी तो खरीदना पड़ेगा सर। हम खरीदे या आप खरीदो? नहीं, मगर मेरे पास ऑप्शंस है ना। 65% ऑफ द पैसा ही मैं स्मॉल कैप में डालना चाहता हूँ। स्मॉल कैप में क्या है, मैं तो 50 स्टॉक 60 स्टॉक रख रहा हूँ उसमें। कई फंड हाउसेस का ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स भी बन गया है, मगर मार्केट में डेप्थ बहुत है ना, क्योंकि स्मॉल कैप में एनीथिंग बिलो 250 है ना। तो मार्केट में मेरे पास 500-600 स्टॉक्स है मेरे पास जो खरीद सकता हूं मैं। तो मेरा जो एक रिस्क मैनेजमेंट से मैं जो डाइवर्सिफिकेशन करता हूं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं कर पाएगा ना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब मैं कोई थोड़ी भी डर लगती है एक स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में, तो मैं ऑटोमेटिकली लार्ज कैप भी खरीद सकता हूं मेरे स्मॉल कैप फंड में। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता है ना। तो मैं डेफिनेटली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदने से मैं उनको मना करूंगा। प्लीज मत कीजिए, क्योंकि बहुत से फंड के थ्रू जाइए। अब देखिए रिटेल नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा नहीं समझते हैं तो सुनील जी जैसे लोग फंड मैनेजर जो स्मॉल कैप के फंड के थ्रू आप जाइए, हालांकि घुमा फिरा के पैसा उधर ही जाएगा। अरे बास्केट तो सर उतनी ही बड़ी है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा कहा जाता है कि भाई ये लोग ध्यान नहीं देते, सब वही पेनी और कौन कौन से कैप वाले में, अल्ट्रा लो कैप में चले जाते हैं, माइक्रो कैप, पेनी कैप, पता नहीं कौन कौन से कैप। अब आप लोग ये ग्राफिक देखिए, रिटेल ने 20 कंपनियों में 30 लाख करोड़ के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। और दिखाता हूँ जरा, और दिखाइए ग्राफिक। टोटल जो वैल्यू उसका 7-8% तो बेचारे रिटेल अकेले लेके बैठे हुए हैं। अभी कंपनियां भी दिखाते हैं आपको किस में कितना कितना माल रिटेल ने लिया, तो इसलिए उसको आप लोग ना हल्के मत लिया करिए, वो बहुत संजीदा व्यक्ति है। ये देखिए साहब कितना माल किस किस कंपनी में रिटेल ने ले रखा है। तो ऐसा नहीं कि वो खाली मिड स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी कैप यही सब खरीदते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी बहुत बड़ा पैसा लगा बैठे। और आप लोगों ने सिखाया है कि अच्छी कंपनी में लगाओ, इंतज़ार करो। कब तक इंतजार करो ये भी डिस्कस करना है हमें, लेकिन मेरा इसको दिखाने का ये मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ पेनी कैप ही नहीं खरीदता है, वो बड़े अच्छी मजबूत टॉप कंपनीज में भी बहुत पैसा डाल के बैठा है, और म्यूचुअल फंड में भी डाल के बैठा है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू भी वो बेचारा अपना प्ले अप कर रहा है स्मॉल मिड कैप। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा डरा दिया जाता है। आपको डर लग रहा है क्या मिड कैप स्मॉल कैप में? नहीं, वो एक स्पेस ऐसा है कि लिक्विडिटी का डर हमेशा रहता है कि आपने बहुत ज़्यादा पोजीशन ले ली, और एक इम्पैक्ट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं। अभी पिछले जो 2 दिनों में हुआ था उसका उसमें आपको डर लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। हमने नहीं लगा ना? नहीं, और पर मुझे इतनी शार्प रिकवरी की भी उम्मीद नहीं थी फ्रैंकली, कि इतना शार्प रिकवरी 5-6 बार हो चुका है ये। हाँ, 5-6 बार हो चुका। हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि वो गिरता है और फिर इमीडिएटली, और अभी आई थिंक इसी हफ्ते पहले मैं वीरेंद्र से भी बात कर रहा था एक शो में मार्केट, तो मैंने कहा था ये क्लियरली बाय ऑन डिप्स मार्केट है, और इसमें काफ़ी पैसा है अभी भी जो आना चाहता है अंदर, और हर लेवल पे बायर्स हैं। और नीरज जी, मैंने एक देखा है टेक्निकली, जब बहुत ज़्यादा कॉशन बेरिशनेस होती है तो मार्केट एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करता है। डर कब लगता है? जब सब बुलिश हो जाएं, जब सब कहें कि अब तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अब तो आप आंख बंद करके किसी भी डाल। तो मुझे लगा जो अभी भी कॉशन है उसकी वजह से मार्केट का टॉप अभी नहीं बना है, और अभी जब तक एक बुलिश एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता कि हर चार्टिस्ट, हर टेक्निकल एनालिस्ट, हर इन्वेस्टर आपको बोल रहा है कि नहीं भैया अब तो लेना ही है, तब तक मुझे लगता है कोई डरने की फ्रैंकली मार्केट में जरूरत है। बाय ऑन डिप्स मार्केट है,
और ये वैसा ही रहने वाला है कुछ समय तक। आप सही कह रहे हैं। देखिए सावधानी तो हमेशा रखनी चाहिए, एम्बेडेड है, इसको बार बार बताने की बिल्कुल, जरूरत हाँ, नहीं बिल्कुल, होती। absolutely। अब एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको एग्जाम में रोज बताया नकल नहीं करना, नकल, अरे तो पता है मेरे को नकल नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम पढ़ के ही देना है, इसमें रोज रोज आप मुझे बता के डराओ मत। बिल्कुल। आपको डर लगा था, 5 6 7 बार ये घटना हो चुकी है। मेरा सिर्फ इसमें ये था कि बहुत ज़्यादा जो लोग पेसिमिज्म कर देते हैं ना, अरे मिड कैप स्मॉल कैप में तो बिल्कुल एकदम अंधी चल रही है यहाँ पे, मुझे लगता है उससे भी थोड़ा माहौल ख़राब होता है। आपको डर लगता है इसे सुन के? सब नहीं नीरज जी, मैं तो जैसे कि अपने ओपिनियन के तरफ काफ़ी ऑनेस्ट रहता हूँ, तो मुझे तो डेफिनेटली डर लगता है और मैं डरा हुआ भी हूँ अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या मैं पूरी तरह से मंदी में जा चुका हूँ। बात ये है कि मार्केट जो है, और हम सभी स्टूडेंट हैं मार्केट के, मार्केट कभी भी लीनियर नहीं होता है, इट्स अ नॉन लीनियर मार्केट। अगर हम बुल मार्केट के फेजेस को स्टडी करें पास्ट में, इंडिया के बुल मार्केट्स को, मेरी जानकारी में मैंने इस तरह का रन अप अभी तक नहीं देखा है जहाँ पे एक्चुअली 10% की करेक्शन भी कोई भी लेवल पे नहीं क्रिएट हो रही है ब्रॉडर मार्केट पे। एंड थोड़ा भी करेक्शन अगर आ रहा है तो जिस क्वांटम के अंदर में रिकवरी आती है वीक बाय वीक, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग मी। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बिकॉज कुछ नया जब होता है और आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो डर लगता है, ठीक है। तो ये डर वहाँ से आ रहा है क्योंकि हमने ऐसी कुछ सस्टेनेबल तेज़ी इस तरह के पीरियड में नहीं देखी है। तो बाकायदा ऐसा लगता है कि क्या कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बाय ओनली पोर्टफोलियो में बैठ जाए और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैश में होना चाहिए, बट मार्केट की तेज़ी की वजह से हम पूरी तरह से बने हुए हैं एंड वन फाइन डे हम देखते हैं कि हमें एग्जिट का रूट ही नहीं मिला। एंड आई थिंक जो सेबी एग्जैक्टली वहीं से आ रहा है, बिकॉज सेबी के पास वो एक्सपीरियंस है, उन्हें एग्जैक्टली मालूम है कि पास्ट में क्या हुआ है। एंड इस तरह के रिस्क मैकेनिज्म जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं या इस तरह की चीज़ें जब वो लेके आते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो सेंस द पल्स ऑफ द मार्केट, बिकॉज दे हैव मच बेटर डेटा देन वी ऑल आर डिस्कसिंग इन दिस रूम। एंड आई थिंक सो दे आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव। सो एक अच्छे प्रोएक्टिव रेगुलेटर का तो ये अंदाज जो है वो बिल्कुल सराहने लायक है और पॉजिटिव है। एज फार एज फंड मैनेजर्स की कंसर्न है या हमारे जैसे इवन पीएमएस वाले, सारे पैसे आपको म्यूचुअल फंड में देने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से रिटेल भी अभी काफ़ी बढ़ चुका है, हमारे जैसे पीएमएस वाले जो अभी और हम चलाते हैं वहाँ पे भी पैसे आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विंडो में दिखाओ तो वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो रिटेल अभी आज की डेट में वो रिटेल नहीं रहा जो 2008 में हुआ करता था। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। कुछ पॉपुलेशन हमेशा ऐसी होती है जहाँ कुछ ट्रेडर्स होते हैं या उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करना होता है। बट मेरे हिसाब से जितने लोगों को मैं अपने सर्कल में जानता हूँ, अगर उनको मैं रिटेल कह सकूँ आज के मार्केट में जो $4.5 ट्रिलियन का हो चुका है, मेरे हिसाब से लोग बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द ऑप्शंस अवेलेबल। एंड मुझे लग रहा है कि वहाँ पे दे आर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव डन एंड द काइंड ऑफ होल्डिंग वी हैव शोन जस्ट नाउ ऑन द चार्ट, वो बिल्कुल दिखा रहा है कि आप देख रहे हैं कि इंडिया का इन्वेस्टर भी इंटेलिजेंट हो चुका है। एंड इसलिए ये सस्टेनेबल तेजी बन रही है क्योंकि पैसा कहीं भी नहीं जा रहा है। इससे थोड़ा क्रेडिट हम लोग लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। दिन भर सुबह शाम तक यही सिखाते रहते हैं कि भाई गड़बड़ मत करना, ध्यान रखना, सावधानी रखना। और जैसे आप लोग कंपनी इसके भी जैसे कंपनी मैनेजमेंट के शो करते हैं, अब रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा उसके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, उसको नहीं मालूम, पर आपका शो देके आप जैसे कंपनी मैनेजमेंट के साथ करते हैं, रोज पहली बार पता चलता है ना कि भाई ये मैनेजमेंट क्या कर रहा है। क्या आपने आयरेडा, आरवीएन जैसे पीएसयू, उसको मालूम है नाम आयरेडा का स्टॉक, पर नहीं मालूम कि कंपनी क्या कर रही है। तो आई थिंक वो अवेयरनेस जो क्रिएट हो रही है आप मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वो भी एक रिमार्केबल। भाई मेरा शो प्रमोशन भी हो गया, 1.5 बजे जरूर देखा करिए नो योर कंपनी में। उसमें सिर्फ और बहुत बेसिक से मैं बात करता हूँ कि धंधा करते क्या, अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं वो मार्जिन पिक्चर बताइए भाई, वो अंग्रेजी चैनल में होता होगा, मैं तो बेसिक धंधा समझता हूँ। आप क्या करते हैं, क्या बनाते हो, कितने बेचते हैं, फिर कितना कमाते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी जो अभिषेक आपने कही ना, मार्केट में शायद 10% करेक्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इंडेक्स में आप करेक्शन देख रहे हैं। इंडेक्स में जो है वो चल ही कहाँ है, तो करेक्शन कहाँ से आएगा? करेक्शन तो जो इंडेक्स में नहीं है वही चले, उनमें आना चाहिए। तो उसमें आया भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टॉक 10-20% करेक्ट हो चुके हैं। इंडेक्स वाले जो है वो तो चले ही नहीं भैया, लोग बड़े वाले। आप स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स को भी देखिए, वहाँ पे भी आपको कोई बड़ी करेक्शन नहीं मिलेगी। तो डेप्थ के हिसाब से बात करें तो डेप्थ ऑफ द मार्केट में करेक्शन नहीं आ रही है। इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्टॉक्स में जहाँ पे चीज़ें जा रही है वहाँ डेफिनेटली हमें दिख जाता है। वहीं पे एक्टिव वर्सेस पैसिव की बात आ जाती है कि आप सिर्फ ये सोचें कि मार्केट चला जा रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो भी अलाइंड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और वहीं पे आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कहीं पे अगर अंडर परफॉर्मेंस आ रही है तो आप या तो उसके भरोसे बैठे रहें कि शायद कुछ बेटर हो जाए, या फिर आप थोड़ा चयन करें। वन ऑफ द क्लासिक है जो कि हमारे लास्ट 2 शो में हमने डिस्कस किया, क्लासिक ऑफ HDFC बैंक। अगर आपके इतने बड़े एक्सपोजर अगर आपने वहाँ ले रखी है, और निफ्टी में अभी हमने देखा जो इंडेक्स स्टॉक है,
33% की रिटर्न है निफ्टी पे, 2 साल के रिटर्न की बात कर रहे हैं, और वहां पे हम देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप जो कि 66 से 72%। तो प्रैक्टिकली आप देखिए कि कितना मैसिव डिफरेंस आ गया रिटर्न के अंदर में। तीनों नंबर पॉजिटिव है, तीनों नंबर पॉजिटिव है, तीनों नंबर दोनों साल में पॉजिटिव है। मगर पॉजिटिविटी के डिफरेंस को अगर हम समझे तो वेल्थ क्रिएशन का डिफरेंस वहीं खड़ा हो जाता है, जहां पे अगर आप इस तरह से सोचे कि बेस्ट कंपनी में रहना है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको अल्टीमेट वेल्थ बना के दे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही पोर्टफोलियो कंपनी भी आपको बनाने की जरूरत है। आप चाहे अपने लेवल पे क्रिएट कर पाए अगर आप मार्केट में इतने एक्टिव है, या हमारे जैसे प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, द चॉइस इज देयर, बट सर्टेनली यू कांट जस्ट रिलाई ब्लाइंडली ऑन एनी काइंड ऑफ स्टॉक्स। इंटरेस्टिंग, देखिए अभी से ये जो ग्राफिक चल रहा है 73% का रिटर्न है 2 साल में मिड कैप का, स्मॉल कैप 63 और निफ्टी 33% ही चली है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहीं ना कहीं जाके शायद ये लगता होगा लोगों को कि मिड स्मॉल कैप बहुत चल रहे हैं, उसमें फ्रॉथ हो सकता है, कुछ में होगा भी, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि हमारा इंडेक्स मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं करता ढंग से। हर तरह की कंपनी है क्या इसमें भी जो है ये 2 साल का रिटर्न है, इसके पीछे आप 5 साल जाएंगे तो 5 साल सॉलिड अंडर परफॉर्मेंस थी, उल्टे थे आंकड़े एक्चुअली। तो आप देखिए वो लॉन्ग टर्म में अगर आप 7 साल का डेटा देखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। वही मेरे को फंड मैनेजर ने बताया कि स्मॉल कैप की अर्निंग और रिटर्न देख लीजिए, आपको बिल्कुल लगेगा फेयर वैल्यू पे। मिड कैप में है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गए होंगे कंपेरेटिवली, लेकिन अभी स्मॉल कैप नहीं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, तीसरे टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं अब। भाई एक सवाल मैं हमेशा आप लोगों से कहता था कि मार्केट को टाइम करना पॉसिबल है और करना पड़ेगा आपको, अगर रिटर्न अच्छा बनाना, वेल्थ अच्छी क्रिएट करनी है। पैसे लेके भूल गए, सो गए, वो दिन लद गए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा एक रिपोर्ट लिखी है ब्लैक रॉक ने, उन्होंने बहुत रिसर्च की, वो रिपोर्ट लिखी कि पिछले कुछ सालों में ये एक पैटर्न बदल रहा है। वो तो सबसे बड़े पैसिव फंड वाले हैं, बहुत $10 ट्रिलियन मैनेज करते हैं वो, लेकिन उनको भी अब ये स्टडी में दिख रहा है। ये एक बहुत ही जेन्युइन सी चीज़ है जो मेरी इच्छा नहीं है, सवाल मैं इसलिए रखता हूँ कि आप देखिए फंड मैनेजर भी आपके बिहाफ पे मार्केट को टाइम करता है, ट्रेडर दिन भर बैठ के चार्ट देख के टाइम करता है, पीएमएस के लोग भी टाइम कर रहे हैं, सब लोग टाइम ही कर रहे हैं मार्केट को। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड के दौरान बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं कि आज की परिस्थिति में आप देखिए तो ब्याज दर ऊंची है, ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है आपका वो ऊंचा है, रिटर्न बन नहीं रहा ज़्यादा, मार्केट में ज़्यादा रिटर्न बन रहा है। तो एक्टिवली मैनेज फंड में ज़्यादा पैसा बनेगा पैसिव के सामने, नंबर 1। नंबर 2, इसको और लेमन्स लैंग्वेज में कहें तो अगर आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं, बार बार रिशफल कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, रादर कि आपने एक बार लिया और छोड़ दिया और 10% का रिटर्न आपने कमाया, तो शायद आप उसके कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म करेंगे। एग्री करते हैं आप इससे? आई थिंक थोड़ा चर्न तो होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में, और उसकी चर्न कितना हो आपके पोर्टफोलियो में एक परसेंटेज लेवल पे आप डिसाइड भी कर सकते हैं, प्री डिसाइड कर सकते हैं। मैं 25% एनुअली अपना पोर्टफोलियो चर्न करूंगा। कुछ फंड्स हैं जो ज़्यादा चर्न करते हैं, कुछ फंड्स हैं जो और भी कम चर्न करते हैं। पर आपकी जो बेसिक बात है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव, मैं तो फुल बिलीवर हूँ एक्टिव में, पर एक्टिव ये नहीं कि मैं बैठ के रोज ट्रेडिंग करूँ। पर जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक डिसरप्शन है, क्योंकि अभी हम ऐसे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में है कि डिसरप्शन बहुत हाई है। आप पिछले 5 साल से 10 साल से देख लें, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एंट्रेंट्स, कॉम्पिटिटिवनेस, रेगुलेटरी चेंज, इन सब की वजह से डिसरप्शन बहुत हाई है। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो पहले भी हमने देखा है। मुझे याद है कई लोग बोलते हैं कि देखो हमको तो दादाजी ने शेयर लिए थे एसीसी के, अभी मिले देखो कितने करोड़ों के हो गए, और वो ये नहीं बताते कि उनके दादाजी ने शायद वो प्रीमियम ऑटो और एम्बेसडर हिंदुस्तान मोटर के शेयर भी लिए होंगे। नहीं। तो वो डिसरप्ट हो गई जब मारुति आए। तो इसलिए सिर्फ एक सर्वाइवरशिप बाइस जो रहता है कि मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा जो मेरे पास बहुत साल से है, पर उसकी बात नहीं करूंगा जो नुकसान दे गया। तो उसको अवॉइड करने के लिए एज अ फंड मैनेजर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या कंपनीज हैं जो एट रिस्क हैं। तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो प्राइस बहुत बढ़ गया आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में किसी कंपनी का वैल्यूएशन, तो आप उसका थोड़ा एलोकेशन कम कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करके। दूसरा, नई अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई करी जो आपके हिसाब से अब जिसका समय भी आने वाला है, प्लस वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, अब उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक उतनी एक्टिविटी है वो हमेशा रहनी चाहिए हर रिटेल इन्वेस्टर के पास भी, और उनके पास इतना समय नहीं होता जैसे अभिषेक में सुनील हैं कि हम क्लोजली देखते रहते हैं, हमारा काम ही वो है। पर फिर भी जितना कर सके, वो सो जाने वाला एनवायरनमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब वो तो मेरे ख्याल से गलतफहमी है कि आप देखें ही ना, आपने ले लिया और आप भूल गए, क्योंकि आपके आधा से ज़्यादा पोर्टफोलियो डिसरप्ट हो जाएगा जब तक आप
उसको देखेंगे, तक आप जागेंगे। जाके तक जागेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेडिंग करें हर रोज बैठ के या हर हफ्ते या हर महीने, पर 6 महीने साल भर में एक कम से कम नज़र रखें कि क्या हो रहा है पोर्टफोलियो में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिन्हें आप शायद मिस कर रहे हैं, और क्या ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें या पूरा निकाल दें। बिल्कुल। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, चर्चा को आप लोगों के पास लेके आएंगे, सुनील सर के पास, अभिषेक के पास। अगर आप जमीन भी खरीदते हैं जिसमें डिके नहीं होता, फिर भी आप देखने जाते हैं 6 महीने किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, साइड से 3 फुट दबा दिया उसने जी, जब उसको सरकार ने नहीं ले लिया पेड़ उगा दिए किसी ने, रास्ता निकाल दिया आपने, तो ये जब आप उसमें देखते हैं तो मार्केट में क्यों नहीं देखेंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, सुनील और अभिषेक से भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपका और आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में आज हम लोग मार्केट की तमाम ऐसे पहलुओं को टच कर रहे हैं जो इससे पहले आपने किसी डिस्कशन में नहीं सुना होंगे। सुनील सर, ये वाली बात पर आपकी राय चाहिए कि अगर वाकई ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करनी, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, अल्फा क्रिएट करना है, तो आपको बहुत एक्टिवली उसको मैच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं लेके सो गए, भूल गए, 10 साल बाद देख रहे हैं। देखिए, जो एक रिटेल निवेशक अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, रिटायरमेंट, बेटी की शादी, सिल्वर जुबली, वेडिंग एनिवर्सरी, ऐसे चीजों के लिए निवेश कर रहा है ना, तो वहां पे टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि उसकी गोल है कि इन्फ्लेशन से बेहतर मुझे अपना पैसे को ग्रो करना है, राइट? एज लॉन्ग एज आपकी फोकस वो है कि जो चीज मैं आज नहीं खरीद सकता हूँ, म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट के जरिए निवेश करके वो खरीदने की मेरी कोशिश है, मेरी गोल है, तो वो आसानी से खाली मार्केट में टिक के थ्रू डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, पैसिव या एक्टिव, वो बात अलग है, वो चलेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब ओवरऑल मार्केट में 20% आ रहा है और आपको 30% की आशा है, 20% तो इन्फ्लेशन से 3 गुना है, मगर आप में के मन में अरे यार ओवरऑल 20% हो रहा है, क्या मेरे को 30 नहीं बन सकते? वो ग्रीड फैक्टर अगर आपके मन को आके छा जाता है और वेताल की तरह आपके ऊपर बैठ जाता है, तो ऐसी इफ यू आर देन विलिंग टू टेक द रिस्क के मैं एक कैलकुलेटेड बेट लूं एक टाइम के लिए और उससे मैं ये ज्यादा रिटर्न करने की कोशिश करूं, मगर वो फेल हो गया, तो वो नेगेटिव जो हुआ वो मेरे को सहने की मेरे पास क्षमता है, शक्ति है, तो डेफिनेटली एक्टिव मैनेजमेंट कैन डिलीवर। तो इसमें क्या चीज है, कैसे, जैसे बताया आपने इसमें कि एक होता है ट्रेंड, न्यू ट्रेंड्स जो पकड़ना चाहते हैं, तो वो ट्रेंड कुछ दिन के लिए चलते हैं, तो वो ट्रेंड, जैसे कोविड के टाइम में फार्मा का ट्रेंड चला, राइट? तो ऐसी स्पेसिफिक एक ट्रेंड, अभी ईवी का ट्रेंड, क्योंकि वर्ल्ड ग्रीन के ऊपर शिफ्ट हो रही है, इंडिया उसमें सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम 83% तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बहुत उसका असर पड़ता है, तो वो एक ट्रेंड आप पकड़ के नेचुरली एक सुपीरियर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि बिजनेस साइकिल्स हर इकोनॉमी में होता है, और बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से क्या होता है कि एक स्टेडी सेफ एफएमसीजी, आईटी, फार्मा एक तरफ होता है, एलएनटी जैसे इंडस्ट्रियल्स और मैन्युफैक्चरिंग और दो साइक्लिकल कंपनीज है, वो एक टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं, फिर एक टाइम के लिए गिर जाते हैं, फिर और एक टाइम में चलते हैं। तो एक्टिवली अगर आप वो बिजनेस साइकिल की ट्रेंड को पकड़े और पूरे साइकिल तक आप टिक के रहे और क्लोज टू द एंड ऑफ द साइकिल आप निकले, तो जनरली आप सुपीरियर प्रॉफिट्स बाय एक्टिव चर्निंग आप बना सकते हैं, एज सपोज टू सिंपली बाइंग एलएनटी एंड सिटिंग क्वाइटली, राइट? क्योंकि जब आपको पैसे की जरूरत होती है तब बिजनेस साइकिल डाउन में है, तो शायद उसी से आपको पैसा भी नहीं बना हो, तो ये रिस्क होता है। तो ये मन में रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर के ऊपर रहता है, जिसका खाली कोशिश है मेरी लॉन्ग टर्म गोल्स में मेरे को आज से बेहतर जिंदगी जीनी है, क्योंकि ऑल इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम टुडे टू टुमारो, जो फ्यूचर टुमारो। तो उसके लिए एक पैसिव लॉन्ग टर्म टाइम इन द मार्केट से काम चलेगा, मगर आप एक मार्केट में मेरे को ऑलवेज फर्स्ट आना है, मेरे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आना है, सेकंड स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट आना है, थर्ड स्टैंडर्ड में फर्स्ट आना है हर बार, तो देन एक्टिव मैनेजमेंट कैन हेल्प। और दूसरी बात, आपने एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स की भी बात की, तो इसमें यह बात रखिए कि पैसिव फंड्स का चर्न एक्टिव फंड से ज्यादा होता है। किसी भी इंडेक्स को आप चुन लीजिए, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स ही बदलता है, राइट? जब उसकी मार्केट कैप बढ़ती है तो वो एक स्टॉक घुसता है इंडेक्स में, यानी इंडेक्स पैसिव फंड्स में चर्न ज्यादा होता है। मगर जो फंड मैनेजर ने उस
स्टॉक को खरीद के उसकी मार्केट कैप को बढ़ाया और इसके कारण वो इंडेक्स में आया, वो नेचुरली अहेड ऑफ द गेम में होगा, यस उसकी रिटर्न पैसे से बेटर होगी। Yes. ये सिंपल है। तो सर क्योंकि अपनी तो खरीदारी- थ्योरी यही है कि मार्केट को टाइम कर सकते हैं इस आपका हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन खरीदना या बेचना आप टाइमिंग ही तो कर रहे हो, मतलब और क्या कर रहे हो आप उस समय कह रहे हो कि ये इस समय अच्छा है या ये इस समय अच्छा नहीं है, वही तो आप डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर कोई बहुत आलसी आदमी है उसने एफडी कर दी जी तो क्या देखना, आप देखेंगे 6-7 साल बाद आप कांट बीट इन्फ्लेशन, यू कैनॉट बीट इन्फ्लेशन, नहीं कर सकता। इंडियन से मार्केट में तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह से आप बिलीव करते हैं कि ऐसा नहीं कि जो पैसे में जो आलसी लोग हैं उनको पैसा बनता नहीं, वो भी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा रिटर्न आप उसे, ब्लैक रॉक का ये कहना है कि ट्रेडिशनली वो तो सबसे ज़्यादा पैसे भी मैनेज करते हैं, बट आज जियोपॉलिटिकल इतना चेंज हो गया है, इन्फ्लेशन का, रेट का, पॉलिसीज़ का, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का, कि आप लेके सो गए तो फिर आपका पैसा उतना नहीं बनेगा, बगल वाला ज़्यादा बना ले क्योंकि वो जाग रहा है। तो सिंपल से जागते रहो, जागो ग्राहक ज़्यादा पैसा बनाएगा, ज़्यादा जागता हुआ ग्राहक। देखिए नीरज जी, एक्टिव फंड मैनेज पैसिव के बहुत सारे वेरिएशन और डिस्कशन हो सकते हैं। मैं किससे समझता हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप अल्टीमेटली मार्केट के अंदर में आ रहे हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको पैसे बनाने की एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, आप उसको सस्टेनेबल वे में बनाना चाहते हैं, एंड तीसरा सुपीरियर रिटर्न चाहते हैं एट अ लोअर रिस्क। उसके हिसाब से हमने इंडेक्स बना ली। अब अगर बायस्ड नहीं है कि मुझे निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करना है, जो कि मेरे हिसाब से लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट लाइक दैट बायस्ड, तो वहाँ चॉइस की बात आ जाती है कि भाई फिर हम हमारे पोर्टफोलियो में क्या रखें। वहाँ पे अगर आपने एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं परस्यू किया, तो जैसे कि अभी हम खुद रिटर्न देख रहे हैं 2 साल का, जहाँ पे एक निफ्टी का रिटर्न आप इंडेक्स लेवल पे देख रहे हैं, और वैसे ही हमने 2 और इंडेक्स देखे, स्मॉल एंड मिड कैप, मैसिव स्टार्क डिफरेंस है रिटर्न में, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली वो अगर इंडेक्स है तो उसमें स्टॉक्स है, तो अगर आपने मैक्सिमम एलोकेशन निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कर दी, तो आप फिर बना कितने रहे हैं, जितना निफ्टी बना रहा है या उससे शायद थोड़ा ज़्यादा अल्फा आ सकता है। और वही सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स अगर आपके मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ रुझान होता, क्योंकि आप देख रहे होते कि एग्जैक्टली इकोनॉमी में क्या हो रहा है एंड किसको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है बेस्ड ऑन द रिसेंट ट्रेंड चेंजेस, तो आपकी एलोकेशन वहाँ जाती। तो बेसिकली हाउ आर यू एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, और आप उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो का किस तरह से आप एलोकेट कर रहे हो अपना पैसा। तो मैं एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमिंग को पकड़ूंगा, ना कि स्टॉक प्राइस के एंट्री पॉइंट को टाइमिंग करूंगा कि मैं कौन से भाव पे खरीदूं, क्योंकि नॉर्मली लोगों का ट्रेंड ये रहता है। आप रादर देन ये टाइमिंग करिए कि आज सेमीकंडक्टर के ऊपर इतनी बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खड़ी है, गवर्नमेंट खड़ी है वहां पे पैसे लगा के आपको करने के लिए, वहां पे कौन सा मेरा नेक्स्ट कंपनी होगी जो बेट होगी। तो आज अगर मुझे लग रहा था कि भाई मैंने लेट्स से एचडीएफसी बैंक या और कोई भी नाम में इन्वेस्ट किया है, क्या मैं वहां से कुछ एलोकेशन कम करके कुछ न्यू राइज इंडस्ट्री में कर दूं, उसको मैं टाइमिंग कहूंगा। मगर मैं ये सोचूं कि मैं ये फलाना स्टॉक के ऊपर ये फलानी प्राइस पे एंट्री करूं और ये फलाने प्राइस पे एग्जिट करूं, आई थिंक सो वो कॉल कोई भी यहाँ पे कह सकता है कि हम वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कर सकता है। जो सबसे बेस्ट करता है वो खुद वो इंडेक्स है। द इंडेक्स इज द बेस्ट फंड मैनेजर इन द कंट्री, बिकॉज वो एक्टिवली खुद चर्न कर लेते हैं। बट हमारे जैसे फंड मैनेजर्स को ये देखना होता है अपॉर्चुनिटी कहाँ है, एलोकेशन वहां करे, वो टाइमिंग मेरे हिसाब से नजरिया बनाना आता है एक्टिव टू पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, जो मेहनत करेगा देखो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो अभी आप बता रहे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें मुझे फिर अपने दोस्त की याद आ गई, अजय शर्मा की, जो सिंगापुर में रहते हैं। ये वाले नहीं, अजय शर्मा सिंगापुर वाले, कि कंपनी गुड टू ग्रेट होती है और फिर ग्रेट टू गुड होती है। जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं वो गुड टू ग्रेट हो चुकी है, अब वो एक नॉर्मल रिटर्न पे चलेंगे। लेकिन गुड टू ग्रेट की जर्नी जो पकड़ता है वहाँ ज़्यादा पैसा बनता है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना लिखना स्मॉल पड़ेगा। कैप मिड कैप में वही तो हो रहा है, मेहनत करोगे, पकड़ रहे हैं लोग, ढूंढ रहे हैं अब क्या गुड टू ग्रेट होगा। पर ध्यान रखने का। अच्छा समय कम है, फटाफट एक कमेंट लेना है। लास्ट वीक एक और घटना हुई जी, वर्लपुल के लोगों ने अपना एक एसेट बेचा भारत में, और उन्होंने एक बयान दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। नॉट बीइंग इंडियन, मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगा कि मुझे तो आर्बिट्राज मिल रहा था एसेट का, इसलिए हमने बेच लिया। जी, एक और डिस्कशन चल रहा था रुचिर शर्मा का और फाबर का, जो वहाँ टीवी चैनल के डेविड फाबर एंकर थे, कि वैसे मार्केट में बहुत, यूएस मार्केट में भी चल रहा है, बुल चल रहा है, तो तुमने कहा हाँ इंडिया में भी देखो एक साल में इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, एवरेज टाइम ऑप्शन की होल्डिंग के 30 मिनट्स है केवल। मुझे लगता है वहाँ ही बबल है। मुझे लगता है कि उन लोगों को अपना घर देखना चाहिए ना। एनवीडिया का शेयर देखो 90 डिग्री पे खड़ा है, वहाँ बबल नहीं दिख रहा आपको, यहाँ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर?
तो पहले वाली बात तो पहले वर्लपूल बोलिए। हाँ मैं फ्रैंकली मैं शॉक था, मेरे को लगा कि मजाक है ये, किसी ने ऐसे ये जो होती हैं कुछ ऐसे मजाक वाली वेबसाइट, पैरोडी वेबसाइट वैसे मीम हो मैंने कहा सीरियस, ये तो सीरियस है। हाँ। तो फिर दूसरा मेरे को लगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो इनके सीईओ हैं ये किसी स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन नहीं है, नहीं तो ये विराट कोहली को निकाल देते टीम से। ये अच्छा खेलता है, ये बहुत अच्छा खेल रहा है, 3 सेंचुरी मारी, इसको निकाल दो। अब ऐसे प्लेयर लाओ जो अच्छा नहीं खेलते हैं, तो वो टीम अच्छी है। मतलब ये किस तरह की थिंकिंग है? मतलब मैं अगर शेयर होल्डर हूँ यूएस का होल्डिंग कंपनी का, तो मैं कहूँगी भाई वहाँ पे 50 टाइम मिल रहा है, आपको 25 मिल रहा है, आप कोशिश करो आपका भी 50 हो। आप में क्या गड़बड़ है जो वो, या तो उसके जो इंडिया का सीईओ है उसको यहाँ पे लाके सीईओ बनाओ कि वो भी कुछ ऐसा करे कि आपको भी 50 मिले। आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मैन है, आप स्पेकुलेटर नहीं है, तो आपको आर्बिट्राज करने का मतलब कौन रिवॉर्ड करेगा? एज ए शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरे सीईओ से कि मैं उसको रिवॉर्ड करूंगा कि आपने इंडिया में भेज दिया, जबकि इंडिया में ग्रोथ मार्केट है, कंपनीज आना चाह रही हैं, आपका बना बनाया बिजनेस है, इतना अच्छा ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क है, टीम है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें कम कर दूंगा। तो आप अपनी टीम को क्या सिग्नल भेज रहे हैं कि मेरा कमिटमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ उसको ऐसे फाइनेंशियल एसेट देखता हूँ। तो बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग वाला, बहुत ही बचकानी थिंकिंग वाला मैं कहूँगा डिसीजन है। और पर अच्छी बात यह है कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, मुझे नहीं लगता है कि इसका बाकी एमएनसीज का या किसी सा भी वो एग्री करेंगे इस डिसीजन से। ओके मुझे तो सुनील सर बहुत छोटा सा कमेंट चाहिए, समय बहुत कम होगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ जिस फंड ने उसको खरीदा यहाँ पे, उसने कुछ सोच के ही खरीदा होगा ना, और मैं तो अपने फंड मैनेजर को बहुत अच्छा मानता हूँ। सुनील जी बहुत छोटा सा कमेंट आपका। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। हाँ ठीक है। हाँ तो वैल्यू होता एक, प्राइस होता एक। हाँ वैल्यू गणित करके आप कंप्यूट करते हो, क्या दाम देने के लिए तैयार है आपके हाथ में नहीं है। तो बिस्लेरी का बॉटल मुंबई में 10 रुपए में बिकता है, थार डेसर्ट में 1000 रुपए में बिकेगा। हाँ तो बिस्लेरी का वैल्यू 10 रुपया ही है, मगर दाम देने के लिए तैयार है। तो आपको देखना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड के कारण कितना जा सकता है। आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को भूल जाइए। इंट्रिंसिक वैल्यू को देखेंगे तो ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण को क्या पता कि लोग मार्केट में उनके पिक्चर कितनी बार देखेंगे, उनको क्या पता है। उनको खाली अपनी ब्यूटी के ऊपर एक कंट्रोल है, मगर क्या दाम देने के लिए तैयार है मूवी गोवर उनके हाथ में नहीं है। तो ये कभी मायने नहीं रख सकता कि वैल्यू एक होता है, प्राइस एक होता है। तो वो प्राइस फ्लोस के ऊपर बाकी के दिलचस्पी, ब्यूटी इन द बिहोल्डर्स आइज, उसके ऊपर डिसाइड होता है। इसीलिए आप अपने उसके हिसाब से डिसीजन इस पे लेंगे तो बहुत गलत होगी। आपको जज करना है कि किसके साथ अपॉर्चुनिटी प्रीमियम, वही बात होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी प्रीमियम। तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कोई खरीद रहा है, वो क्यों खरीद रहा है ये जानिए, और उसके पास ऑप्शंस क्या है, पैसा हाथ में है जी। आपके कंपनी के अलावा कुछ और खरीद सकता है नहीं, तो आपकी कंपनी ही खरीदे। बिल्कुल। अभिषेक 30 सेकंड आपके लिए। बहुत ही कम दिए, मगर मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट के अंदर में जहाँ तक इस तरह की चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से ग्लोबल लेवल पे चीज़ें जिस तरह से देखते हैं ग्लोबल सीईओज, वो उनका प्रोस्पेक्टिव उनके हिसाब से सही होता है। तो मैं इस तरह से नहीं देखूंगा कि क्या वो टोटली गलत है। कई बार हम शायद उस स्टेटमेंट को ऐसे पकड़ लेते हैं, कई बार हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव नेचर ही इतना ज़बरदस्त हो कि शायद वो आगे पेनिट्रेट ही उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी कैपेबिलिटी जो है या फोकस दोनों ही जो है एलोकेशन, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल एलोकेशन की बात है। इंडिया वो मार्केट है जहाँ पे आपको कैपेक्स करना पड़ेगा, आपको अहेड ऑफ द गेम रहने के लिए, उस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर ग्लोबल कोई कंपनी के सीईओ को लगता है कि नहीं मैं इस मार्केट से बेटर ऑफ डेवलप मार्केट में पैसे लगा के उतनी ग्रोथ अचीव कर लूं या उतनी वैल्यू अचीव कर लूं या मार्जिन प्रोटेक्ट कर लूं, तो उनका वो कॉल होता है। एग्रीड। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा इस समय चाइना का मार्केट गिरा हुआ, मेरा को पैसा बनेगा, लेकिन भारत का मार्केट खराब कह के आप चाइना जाएंगे तो गड़बड़। देखिए फोर्ड यहाँ से भागे, टाटा मोटर्स कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ईवी में भी आइस में भी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा उनका उनका जो डिसीजन उनका होगा, लेकिन आपने यहाँ शायद नहीं कर पा रहे हैं आप। और ग्रोइंग मार्केट और डेवलप्ड मार्केट आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। इंडिया में हमेशा हाई प्रीमियम आपको इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ अगले 20 साल की विजिबिलिटी है आपकी। अभी तो यहाँ एसी का पेनिट्रेशन 3% है, तो आप वर्लपूल में एसी नहीं बेच पा रहे हैं, फ्रिज नहीं बेच पा रहे हैं, आप ये कहेंगे मार्केट बहुत महंगा है। खैर एनीवे ये उनका पर्सपेक्टिव है। सर ओनली 5 सेकेंड सर, बिल्कुल समय खत्म हो गया, 5 सेकेंड। नहीं, एक प्रमोटर जब अपने शेयर को बेच रहा है, यानी कि ये कन्वे कर रहा है मार्केट को, जो मार्केट की अर्निंग एक्सपेक्टेशन है मैं उसको मीट नहीं कर पाऊंगा।
वो बिगेस्ट नेगेटिव सिग्नल दे रहा है अपनी कंपनी के बारे में मार्केट को। जी जी सर, तो ये थी आज की बहुत ही दिलचस्प चर्चा। तमाम इश्यूज जो इस हफ्ते के दौरान आपके दिमाग में थे उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और सावधानी से ट्रेड करिए, ओवरबोर्ड कहीं मत जाइए। यही सेबी कह रहा है, यही CNBC आवाज़ भी कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।